आज के मुख्य समाचार। अस्त के चलते सूना पड़ा कांगड़ा का नेहरू चौक। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने बुलाई बैठक। गौ सेवा रक्षा दल कुल्लू 10 जनवरी को मणिकरण में करेगा महायज्ञ पाठ। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 98 लाख की साइबर ठगी। आपदा से निपटने को सशक्त हुई रामपुर विकास खंड की 36 पंचायतें। हिमाचल पेंशनर संघ ने सरकार के समक्ष रखी 12 प्रमुख मांगे। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुक्खू की आपत्ति। पंचायत चौकीदारों को नियमित करने की मांग। केंद्र सरकार के खिलाफ पेंशनर एसोसिएशन का शिमला में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर फैसला दिया है, जबकि प्रदेश में इस समय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर होता यदि सरकार से यह भी पूछा जाता कि पंचायत चुनाव कब करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और अप्रैल मई में बच्चों की परीक्षाएं होती है, ऐसे में चुनाव करवाना कई व्यवहारिक समस्याएं पैदा कर सकता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हाल के दिनों में आ रहे कुछ अदालती फैसलों में कानून की स्पष्ट व्याख्या और मध्यस्थता आधारित दृष्टिकोण नजर नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पहले हाईकोर्ट के फैसले का गहन अध्ययन करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के क्या मायने हैं, इस पर राज्य सरकार न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में 12 एंटी ट्रेटा वाहन, ट्रैफिकिंग वाहन और 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने कहा कि इन वाहनों से नशे और मानव तस्करी के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी तथा आपात सेवाओं में सुधार होगा। बात की है किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रक्चुअस हो गया, उसके कोई मायने नहीं। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर खत्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रही है। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसमें सब चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम फैसले का अध्ययन करेंगे किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर पे करनी है। थोड़ा सा क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायतें अभी कार्य कर रही है और पंचायत चुनावों में कभी भी अगर आप जनवरी में चुनाव करते तो जो दिसंबर में चुनाव होते थे तो शिमला के एरिया में तो बर्फ़ पड़ जाती थी, स्कूल बंद हो जाते थे, लेकिन निचले क्षेत्र में स्कूल नहीं बंद होते थे। अब उसमें 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है तो उस सारी चीज़ का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गए, इसकी इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट से जाकर पूछेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर ऊना के पुराना बस अड्डा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में पेंशनरों ने समय पर पेंशन न मिलने को लेकर गहरी नाराजगी जताई और इसे उनके लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण बताया। पेंशनरों ने कहा कि उन्हें पेंशन हर महीने की पहली तारीख को नहीं मिल रही है, बल्कि कई बार अगले महीने पेंशन जारी की जाती है, जिससे रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों और घरेलू जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। पेंशनरों ने स्पष्ट रूप से मांग की
उनकी पेंशन का भुगतान हर हाल में महीने की पहली तारीख को सुनिश्चित किया जाए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जिस दिन निगम के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है उसी दिन सभी पेंशनरों को पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रबंधन की ओर से पेंशनरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और भुगतान में अनावश्यक देरी की जा रही है। पेंशनरों ने सरकार और निगम प्रबंधन से 3% डीए की लंबित किस्त को जल्द जारी करने की मांग उठाई। इसके साथ ही सभी प्रकार के बकाया एरियर का शीघ्र भुगतान करने की मांग की ताकि पेंशनरों को आर्थिक राहत मिल सके। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार और HRTC प्रबंधन उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकालेगा। बैठक में हमारा मेन मुद्दा एक पहले पेंशन का है कि हमें हर पहली तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए। नवंबर माह की पेंशन जो है हमें 4 टुकड़ों में दी गई है। 75 साल, 65 साल, 63 साल, 60 साल ऐसे करके 4 टुकड़ों में पेंशन दी है। हमें एक मुश्त पेंशन दी है। दिसंबर की तो अभी दी नहीं किसी को भी, नवंबर माह की बात कर रहा हूँ। नवंबर की जो है हमें 4 दी गई है। तो हमारा दूसरे कर्मचारियों को, जो हमारे मौजूद कर्मचारी हैं, उनको डीए दे दिया गया 3%। हमें उससे भी वंचित रखा है। अभी तक 3% डीए दे दिया गया है। और हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, मेडिकल बिलों का कोई भुगतान नहीं है। तो हमारी यही मांग है कि हमारा जितना भी जो ड्यूज है हमें दिए जाएं, ताकि हमें नारी लगाने की जरूरत ही ना पड़े। सरकार को ऐसा बढ़ाए, हम करेंगे, उसके हिसाब से हम अगला निर्णय लेंगे। आगे एक मुफ्त पेंशन मिलती थी, अब 4 किस्तों में पेंशन डाल रही है। व्यवस्था नहीं है, सब 4 किस्तों में डाल रहे हैं पेंशन। इसमें 58 साल से जो रिटायर हो गए उसको भी तो पेंशन चाहिए। 75 साल वाले को डाल रहे हैं, 65 साल को डाल रहे हैं। कोई व्यवस्था परिवर्तन अभी तक भी 2-4 आदमी ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है। मतलब जो ठूंजा के बीच में, उनको अभी तक भी पेंशन नहीं मिली है। जो कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, जिनकी ठूंजा पूरी हुई है, उनको अभी तक भी पेंशन नहीं मिली है। नवंबर की 4 फेज तो हो गए, लेकिन ये 5वां फेज तैयार हो रहा। जबकि अच्छा, सरकार से हम ये भी बार बार बेनती करते हैं कि हमारा कोई इस पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन कोई इस पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। सबसे बुजुर्ग हूँ इस वक्त में, लेकिन इस सरकार के पास कोई हमारी गिनती नहीं है। अगर जो हमारा एरियर बनता, बोलते 75 साल से ऊपर वालों को हम एक मुश्त दे रहे हैं। मैं 81 साल का हूँ, मेरी 1,35,000 के 6 टुकड़े बना दिए, 2030 तक किस्तें बना दी हैं। ये है सरकार की व्यवस्था, ये हमारे साथ हो रहा है। पता नहीं हमारे साथ अपने घर के, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA, घर के प्रधानमंत्री, घर के डिप्टी CM है। ये है सरकार की व्यवस्था हमारे। ग्राहकों की आवाजाही से दिन भर गुलजार रहने वाला कांगड़ा का ऐतिहासिक नेहरू चौक इन दिनों सोना नजर आ रहा है। कपड़े, जूते और मनियारी की मशहूर दुकानें ग्राहकों के इंतजार से खाली पड़ी है। नए वर्ष की शुरुआत के बावजूद भी व्यापारिक गतिविधियों में बहुत रौनक देखने को नहीं मिल रही है, जो आमतौर पर दिखाई देती है। जिले के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शोमहर नेहरू चौक में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि नेहरू चौक से होकर शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर का रास्ता जाता है, जिस कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन यह आवाजाही बाजार की रौनक लौटाने में नाकाफी साबित हो रही है, जबकि खरीदारी बेहद सीमित रह जाती है। व्यापारियों का कहना है कि पहले जहां दिन भर ग्राहकों से दुकानें भरी रहती थी, वहीं अब हालात इससे ठीक उल्टा है। व्यापारियों के अनुसार बाजार में इस सुस्ती की सबसे बड़ी वजह त्योहारों और विवाह शादियों के सीजन का बंद होना है। ज्योतिषीय भाषा में इस अवधि को अस्त कहा जाता है। अस्त के दौरान शुभ कार्यों पर रोक मानी जाती है, जिसके चलते शादियों, मुंडन और बड़े धार्मिक आयोजन का सिलसिला थम जाता है। इसका सीधा असर कपड़ों, जूतों, आभूषणों और मनियारी के दुकानों पर पड़ता है, जिनका कारोबार काफी हद तक इन्हीं आयोजनों पर निर्भर रहता है। कांगड़ा के मशहूर कपड़ा व्यापारी रमेश का कहना है कि इन दिनों कामकाज ना के बराबर रह गया है। उन्होंने बताया कि त्योहारी या विवाह सीजन ना होने के कारण केवल रोजमर्रा के ग्राहक ही बाजार पहुंच रहे हैं। अगर सामान्य ग्राहकों को छोड़ दे तो व्यापारिक गतिविधियां औसत से नीचे चली गई है। दुकानों का खर्च निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जूता व्यापारी शंकर गुप्ता का कहना है कि बाजार में इस समय जबरदस्त मंदी छाई हुई है। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन ना होने के
साथ साथ स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण भी बाजार में आवाजाही कम हो गई है। आमतौर पर स्कूल खुलने के दौरान बच्चों और अभिभावकों की खरीदारी बढ़ जाती है, लेकिन छुट्टियों के चलते यह गतिविधि भी ठप पड़ी है। वहीं आभूषण विक्रेता श्याम वर्मा ने बताया कि शादी ब्याह का सीजन न होने से ज्वेलरी बाजार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि आम दिनों में भी लोग आभूषणों की खरीदारी सोच समझकर करते हैं, लेकिन शादियों के समय इनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। जैसे ही अस्त समाप्त होगा और विवाह शादियों का सीजन शुरू होगा, बाजार में फिर से चहल पहल लौट आएगी। व्यापारियों का कहना है कि नेहरू चौक जैसे प्रमुख बाजार में रौनक न होना पूरे शहर की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। रेहड़ी फेड़ी और दैनिक मजदूरों की आमदनी भी इससे प्रभावित हो रही है। हालांकि सभी व्यापारियों को इस बात की उम्मीद है कि अस्त खुलते और विवाह शादियों के सीजन के शुरू होते ही कांगड़ा का बाजार एक बार फिर ग्राहकों की आवाजाही से गुलजार हो जाएगा और मंदी का यह दौर जल्द ही समाप्त होगा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता का झूठा आरोप लगाकर एक सेवानिवृत्त सैनिक से करीब 98 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीड़ित बिलासपुर जिले का निवासी और सेवानिवृत्त सैनिक है। शिकायतकर्ता के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों ने फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से स्वयं को दूरसंचार विभाग, सीबीआई, आरबीआई और न्यायालय का अधिकारी बताकर संपर्क किया। ठगों ने दावा किया कि पीड़ित के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी हुआ है, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में किया गया है। ठगों ने पीड़ित को मानसिक रूप से डराते हुए कहा कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें घर से बाहर न निकलने और किसी से बात न करने की हिदायत दी गई। धमकी दी गई कि यदि उन्होंने किसी को इस बारे में बताया तो उन्हें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। ठगों ने फर्जी वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट की कार्यवाही भी दिखाई, जिसमें कथित न्यायाधीश ने पीड़ित की संपत्ति और धनराशि कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया। आरोप है कि 15 से 30 दिसंबर तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और लगातार मानसिक दबाव बनाकर विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा करवाए गए। ठगी के दौरान ठगों ने पीड़ित के मोबाइल फोन से संबंधित कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जबरन डिलीट करवा दिए। कुल मिलाकर ठगों ने अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराकर करीब 98 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। साइबर पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने आम जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप संदेश से सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से पैसे जमा कराने को कहती है। पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में रामपुर विकासखंड की 36 पंचायतों को आपदा प्रबंधन से संबंधित आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। यह वितरण पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र योजना के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय स्तर पर त्वरित, संगठित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिवों को आपदा प्रबंधन उपकरणों के सुरक्षित, प्रभावी और सही उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि आपदा के समय इन संसाधनों का समयबद्ध और समुचित उपयोग किया जा सके। इस योजना का शुभारंभ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर किया गया था। योजना के अंतर्गत शिमला जिले की सभी पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन किट प्रदान की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आपदा प्रबंधन की प्रथम इकाई के रूप में सक्षम बनाना है। आपदा की स्थिति में प्रारंभिक समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जहां स्थानीय स्तर पर की गई त्वरित कार्यवाही से जनधन की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला के प्रलेखन समन्वयक गौरव मेहता ने बताया कि ये उपकरण खोज एवं बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रय की व्यवस्था, सूचना प्रसारण तथा राहत एवं पुनर्वास कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने में सहायक होंगे। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी रामपुर राजेंद्र नेगी सहित विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिव उपस्थित रहे। मेरा नाम गौरव मेहता है और मैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रलेखन समन्वय के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस रामपुर की 36 पंचायतों को जो है पंचायत इमरजेंसी रिस्पांस किट्स वितरित कर रहे हैं। इस किट का जो मेन उद्देश्य ये है पंचायतों को उनकी कोपिंग कैपेसिटी को डेवलप करना, ताकि जब तक कि कोई बाहर से उनको किसी भी आपदा के
में कोई राहत मिले, उससे पहले वो उस आपदा से निपट पाए। तो इस स्कीम का जो को लॉन्च किया गया था वो 13 अक्टूबर को किया गया था इस वर्ष, जिस समय इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। और इस स्कीम को जो लॉन्च किया था वो हमारे माननीय पंचायती राज मिनिस्टर श्री अनिरुद्ध जी ने किया था। हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन ने पंचायत चौकीदारों को नियमित करने और दैनिक भोगी का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने कहा कि प्रदेश के वे पंचायत चौकीदार जिन्होंने 12 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है, उन्हें शीघ्र दैनिक भोगी बनाया जाए और बाद में नियमित भी किया जाए। यूनियन द्वारा भेजे गए ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत चौकीदार वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कई चौकीदार 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया। यूनियन ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पंचायत राज विभाग द्वारा पहले ही दैनिक भोगी बनाए जाने से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की गई थी, लेकिन इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि लगभग 1550 पंचायत चौकीदारों को जिन्होंने निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है, अन्य विभागों की तर्ज पर दैनिक भोगी का दर्जा देकर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। पंचायत चौकीदार यूनियन ने कहा कि यदि सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन अध्यक्ष प्रेम वर्धन, आज हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं धन्यवाद करने के लिए। हमारी जो मांग जो हमने रखी थी इनके पास, वो तो 12 साल सेवा काल पूर्ण कर चुके हैं पंचायत चौकीदार, उनको दैनिक भोगी बनाया जाए, परंतु अभी तक वो मांग पूरी नहीं की गई है। उसमें हमारी कुछ मांगें ऐसी भी थी जो कि 25 रुपये दिहाड़ी जो सरकार द्वारा बढ़ाई गई थी, जो हमें नहीं मिल रही थी, उसके ऊपर हमने ज़्यादा जोर भी लगाया था, फोकस भी किया हुआ था कि इसे भी निकाला जाए, तो हमें उसको भी मिलना चाहिए। तो उसकी नोटिफिकेशन जो है 29 तारीख को हमारी कर दी गई है सरकार के माध्यम से। इसीलिए हम इनका आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जी करने आए हुए हैं। और नरेश चौहान जी जो सलाहकार मीडिया के हैं मुख्यमंत्री जी के, उनका भी हम आज धन्यवाद करने आए थे। और साथ में हम पंचायती राज मंत्री जी के पास भी गए, उनका भी हमने धन्यवाद किया। तो अब हमने उनके पास वही एक ही मांग रखी गई है कि जो 12 साल का सेवा काल जो पंचायत चौकीदार कर चुके हैं, जिसके ऊपर जो है बैन सरकार द्वारा लगाया गया था, तो हमने वो डिमांड रखी कि उस बैन को हटाकर तुरंत इसको जो है डेली पेड करने के ऑर्डर किए जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए तो हम ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि ये पीछे उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने बैन लगाया था कि बजट के, हमें तो ये कहा जाता है कि अभी बजट नहीं है, तो बजट जैसे होगा तो इसको बहाल किया जाएगा। तो अब आने वाला बजट भी मार्च या अप्रैल में होने वाला है, तो हमें पूर्ण आशा है कि जो हमारी अंशकालीन पंचायत चौकीदारों की जो 12 साल वाली जो डिमांड है ये अवश्य पूरी होगी। हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। बहुत समय से जो है ये पंचायत चौकीदारों की मांग थी कि हमें जो है डेली वेज किया जाए। उसमें से 1598 लोग जो डेली पेड हो चुके हैं, मगर बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से जो है जो अंशकालिक कर्मचारी है वो रह गए थे। अब उनके लिए जो है हम दोबारा से डिमांड कर रहे हैं कि ताकि उनको भी जो है जितने भी बचे हुए हैं उनको डेली पे लाया जाए और जल्द से जल्द जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, अभी हम मंत्री जी से मिले तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि ये ज़रूर हो जाएगा। और अब मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो उनसे भी हमें पूरा विश्वास है कि वो भी ये करेंगे और जो भी उसमें कमी होगी वो दूर की जाएगी। ये माननीय मंत्री जी ने भी कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं भी अपने तरीके से बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से ताकि ये जल्दी से जल्दी हो सके। नमस्कार, मैं राजकुमार पंचायत चौकीदार। जो हमारी 12 साल की दैनिक वेतन भोगी जो अधिसूचना वो 3-4 सालों से बंद पड़ी है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी जो 3-4 सालों से अधिसूचना जो बंद पड़ी है उसको जल्द बहाल करें और इसमें थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन करें। जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया गया सरकार ने
उसी दिशा में हमारा व्यवस्था परिवर्तन करें। जो 70 सालों से पंचायत चौकीदारों का जो मांग पड़ी है उसको व्यवस्था परिवर्तन में बदले। कि हम गरीब पंचायत चौकीदार है, 70 वर्षों से चौकीदार भटका हुआ, कई चौकीदार तो 2-2 झाड़ पर रिटायर हो गए बेचारे। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो 3-4 सालों से ये पॉलिसी रुकी उसको बहाल करें, नेक्स्ट इसका व्यवस्था परिवर्तन करें। धन्यवाद। गौ सेवा रक्षा दल कुल्लू द्वारा 10 जनवरी को मणिकरण में महायज्ञ पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी दल के कुल्लू अध्यक्ष शेरा नेगी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि यह महायज्ञ वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान आई विभिन्न प्राकृतिक त्रासदियों में जान गंवाने वाले जीव जंतु और गोवंश की आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया जा रहा है। शेरा नेगी ने कहा कि बीते वर्षों में आई आपदाओं के दौरान कई बेजुबान जीव जंतु, गाय, बैल और अन्य पशु हादसों का शिकार होकर अपने जान गंवा बैठे हैं। कुछ पशु तेज बहाव में बह गए, जबकि कई रास्तों में दबकर या अन्य कारणों से मौत का शिकार हुए हैं। इन घटनाओं ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि महायज्ञ पाठ के माध्यम से उन सभी जीव जंतु और गोवंश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी जिन्होंने आपदाओं के दौरान अपनी जान गंवाई है। साथ ही इस आयोजन का उद्देश्य समाज में गौ सेवा, पशु संरक्षण और संवेदनशीलता का संदेश देना भी है। गौ सेवा रक्षा दल कुल्लू ने सभी श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों और आम जनता से अपील की है कि वे इस महायज्ञ में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें और गोवंश व जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। और 10 तारीख जनवरी 2026 को रुद्र अभिषेक का महायज्ञ शिव भूमि मणिकर्ण की नगरी में हम करने जा रहे हैं, जिसका हमारा एक मकसद रहेगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2023, 24, 25 से लेकर बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। उस त्रासदी में काफी सारे हमारे जीव जंतु और हमारे जनमनुष्य, गौधन जो किस पीड़ा से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे अभी जो बर्फ हो रही है, बारिश हो रही है, वो आते आते रुक रही है। काफी हमारे साथियों का एक मानना है कि ये प्राकृतिक का प्रकोप भी है, परंतु इसी कड़ी को आगे लेते हुए हमारे गौ सेवा रक्षा दल ने रुद्र अभिषेक का पाठ शिव भूमि मणिकर्ण में उन सभी हमारे जितने भी जीव जंतु, जितने भी हमारे गौवंश जान गंवा चुके हैं, उनकी पूर्ण आत्मा की शांति के लिए एक महायज्ञ पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और उस आयोजन में हम लोग एक एक करके किसी भी देव समाज को, किसी भी हमारे संगठन को हम निमंत्रण नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है। और इसी कड़ी से हमने आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक निमंत्रण दे रहे हैं। तो हम सभी कारदार संघ के सभी देवदवालू, सभी हरियाण, सभी जनमानुष को 10 जनवरी 2026 शिव भूमि मणिकर्ण में जो आप सभी वहां पर भोलेनाथ जी का, माता नैना जी का, श्री रामचंद्र भगवान जी का और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप सबको सादर आमंत्रित है। तो साथियों, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने गौवंश को बचाना है और उनकी रक्षा करना है। और हम उस चीज को आज तक करते भी आ रहे हैं। हमारा संघ इसी कड़ी के साथ यहाँ आप सब लोगों के समक्ष है। तो जिस प्रकार से आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर हमें कवरेज करने के लिए यहाँ पहुंचे, तो मैं चाहता हूं कि 10 जनवरी शनिवार 2026 को आप सभी वहां पर सादर आमंत्रित है, ताकि हमारा वहां जो महायज्ञ पाठ हो रहा है उसमें आप दोबारा से एक बार कवरेज करें, और ताकि ये आवाज पूरे जनमानुष तक पहुंचे और ये महायज्ञ पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे देवी देवताओं को एक
उनमें शक्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि जप में तप होता है, इसलिए इस जप पाठ को किया जा रहा है, ताकि हमारे जितने भी देवी देवता है वो देवी देवता तब तक जागृत नहीं होते हैं जब तक हम उनमें से अपनी आस्था के तौर पर कोई इस तरीके का हवन पाठ नहीं करते हैं। और इसी कड़ी से हम लोगों ने आगे भी ऐसे ही कार्य में हम करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और एक बार पुनः मैं पूरे कारदार संघ और पूरे हरियाणा, पूरे देवज्वालुओं को और पूरे जनमानुष को, पूरे नाता गोता को एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं कि आप 10 जनवरी शनिवार को मणिकर्ण में तीर्थ स्थान में इस महायज्ञ पाठ में शामिल होकर के वहां सभी देव देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पधारें। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ ने पेंशनरों से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष 12 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया है। संघ ने पेंशन संशोधन, एरियर भुगतान, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। संघ द्वारा जारी मांग पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों और इस अवधि में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न एरियर, संशोधित ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट व कम्यूटेशन की बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाए। इसके साथ ही जनवरी 2016 से पेंशन संशोधन के एरियर का भी शीघ्र निपटारा करने की मांग की गई है। पेंशनर संघ ने जुलाई 2022, जनवरी 2023 और जुलाई 2023 से देय एरियर की शेष किस्तों के भुगतान की मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की केवल 3% किस्त जारी की गई है, जबकि शेष 1% डीए भी जल्द जारी किया जाना चाहिए। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि कई वर्षों से पेंशनरों को केवल 400 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर कम से कम 1500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा या हेम केयर कार्ड की सुविधा प्रदान करने की मांग भी उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय जी का भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। मैं आपके माध्यम से उन पेंशन की कुछ डिमांड्स को, जो कि बड़े सफर रहे हैं, जो लोग जनवरी 2016 में रिटायर हुए थे और 2016 से लेकर के 22 तक उनकी किसी भी प्रकार की देनदारियां जो हैं वो नहीं मिली हैं। भले ही लीव एनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है और दूसरे हमारे जो लाभ हैं वो नहीं मिले हैं उन लोगों को, ग्रेस्टी वगैरह। तो मैं आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे सीएम साहब से भी, और आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस मुद्दे को मीडिया में जोरदार शब्दों से आप इसको स्थान देंगे। और इससे पहले भी हम मुख्यमंत्री महोदय जी से हमीरपुर में जब वो दौरा पर आते थे तो हम मिलते रहे हैं। उन्होंने हमारी बातों को बड़ी सहानुभूति पूर्वक सुना है। और इसके साथ ही जो जुलाई 22 से लेकर के 23 के बीच में 21 महीने के जो हमारे एरियर हैं डीए के, वो भी सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी धनराशि है। और पेंशन जो है बहुत सब्र कर रहे हैं, क्योंकि विशेष करके 16 से 22 के लोगों को पैसा ही नहीं मिला है। उनकी कुछ क्रेज थी, उनकी कुछ प्लानिंग थी कि हम जाकर के बच्चों की शादियां करेंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन आज तक वो बड़ी हताशा और निराशा में भी हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, तो अब परिवार वाले जो हैं वो बड़े सफर रहे। मैं ये चाहूँगा सरकार से कि कम से कम ऐसे लोगों के एरियर को तो एकदम मुश्त जल्दी से जल्दी ऑर्डर किए जाएं। और जुलाई 2023 में हमारी 4% की जो डीए की डिमांड थी वो सरकार के पास ड्यू थी, लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार ने 4% न दे करके वो पेंशनरों को 3% दी है, 1% जो है वो सरकार के पास ड्यू है। इसी प्रकार से हम पेंशनर जो हैं, जैसे कि
नौकरी में रहते हुए 400 रुपये प्रति मास हम मेडिकल अलाउंस लेते थे, वो मेडिकल अलाउंस जो है वो 400 रुपये आज तक एज इट इज चला हुआ है, कई सालों से चला हुआ है। और इस प्रकार से हमारा जो उसका रिवीजन नहीं हुआ है, हालांकि आज की डेट में जो बीमारियां हैं वो बड़ी गंभीर हैं और पेंशन जो है वो बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और वो अपने जो मेडिकल की जो हेल्प है उसको मीट आउट नहीं कर पाते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम उसको भी 1500 रुपये प्रति मास जो है वो दिया जाए। इसके साथ ही हमें याद है कि पूर्व सरकार ने जब हमारी जेसीसी की मीटिंग उस समय के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी से हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको हम कैशलेस पद्धति जो है इलाज के लिए चालू करेंगे, लेकिन वो कागजों में रह गई है और सरकार ने वो आज तक लागू नहीं की है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि कैशलेस पद्धति को चालू किया जाए ताकि जो हमारे पेंशन बीमार रहते हैं उनको किसी पैसे की जरूरत ना पड़े जब वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से अगस्त 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेसीसी कमेटी का गठन नहीं किया है, जिसमें हमारे जो लंबित मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाए, वो आज तक डिस्कस नहीं हुए हैं। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये भी रहेगा और आपके माध्यम से भी अनुरोध रहेगा कि जेसीसी मीटिंग जो है वो जल्द बुलाई जाए और आप भी अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समस्या को बड़े जोर शोर शब्दों से उठाएं। केंद्र सरकार की पेंशन नीतियों के विरोध में पेंशनर्स एसोसिएशन शिमला ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशनर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े किए। प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वेरिफिकेशन रेजोल्यूशन बिल पारित किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1972 से पेंशन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत केवल नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में ही संशोधन रिवीजन का प्रावधान किया गया है, जबकि पुराने पेंशनर्स को इससे वंचित रखा गया है, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने जानकारी दी कि शीघ्र ही सभी राज्यों के पेंशनर्स को आमंत्रित कर एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। भारत सरकार हाय 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 हाय, दूर विरोधी हाय 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 हाय। पेंशन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक ऑफ मार्च में वैलिडेशन बिल पास किया। हमारी पेंशन जो है 1972 से चल रही है और वो अच्छी तरीके से मिल रही थी। इतने पे कमीशन आए, 7 पे कमीशन आए, उसमें ये पेंशन लगातार आ रही थी। पर गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो 8वां पे कमीशन जब उठाने से पहले उन्होंने इस फाइनेंस बिल को पास किया। उनकी मंशा ये है कि जो लोग नए रिटायर होंगे उनको पेंशन में रिवीजन होगा, जो पुराने लोग हैं उनकी रिवीजन और पेंशन नहीं होगा। ये गवर्नमेंट जो, चाहे गवर्नमेंट जो भी मर्जी हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो एंटी पेंशनर है। पर हमारे जो पेंशनर साथी हैं ना, वो अभी भटके हुए हैं, कोई किसी का झोला उठा रहे हैं, कोई किसी का झोला उठा रहे हैं। ये पेंशनर, ये सरकारें पेंशनर्स की है ही नहीं। अगर ये फाइनेंस बिल 72 का अमेंडमेंट जो लाए हैं वैलिडेशन एक्ट के तहत, ये इम्प्लीमेंट हुआ, स्टेट में अभी सारे की सब लोगों की पेंशन जाएगी। तो हम कहते हैं कि इस पेंशन को लड़ने के लिए, चाहे वो स्टेट का पेंशनर है, चाहे वो सेंटर का पेंशनर है, चाहे वो बैंक का पेंशनर है, LIC के साथी हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि अभी आने वाले महीने में हम लोग जो है एक कन्वेंशन करेंगे सेंटर और स्टेट पेंशनर्स की, उसमें सब साथियों को बुलाया जाएगा और इस कन्वेंशन के तहत इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। मार्च में हमारी सेंट्रल बॉडी इस इशू पे मिलेगी, जिसमें ये डिसाइड करेगी कि इसका लाइन ऑफ एक्शन आने वाले महीनों में क्या होगा। उससे पहले मैं ये एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारें हैं ना, ये कॉरपोरेट की सरकारें हैं। आज ऑयल का इशू आया है, ऑयल के इशू को देखो क्या हुआ है। टैरिफ कौन लगा रहा है? ट्रम्प। और इंडिया में लड़ाई क्या हो रही है? लड़ाई इस बात की हो रही है
कि रशिया से ऑयल नहीं लेना, ऑयल मेरे से लो, और उस पर टैरिफ कितना लगा रहे हैं? 500%। 500% टैरिफ किस पे लगेगा? रिलायंस पे लगेगा ना, पर उसका बोझ किस पे पड़ेगा? वो हम सब लोगों के ऊपर पड़ेगा। उसका उससे लेना देना कुछ नहीं है। तो जो वेनेजुएला में हुआ, आपने देखा, प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को रातों रात उठा के ले गए। सारी लड़ाई ऑयल की है, कॉरपोरेट के साथ मिला हुआ है। ट्रंप जो बोल रहा है वो देख रहे हो आप, जो बोलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर उस पर रिएक्ट भी नहीं करते। अरे ये देश नॉन लाइन मूवमेंट का हीरो था। 100 कंट्रीज जो थी, नॉन लाइन मूवमेंट था, बाइपोलर वर्ल्ड था। एक सोवियत यूनियन लीड करता था, दूसरे को अमेरिका लीड करता था। अब यूनिपोलर वर्ल्ड में जो ये चीज़ पॉलिटिक्स आ रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। हम सब लोगों को, पेंशनर्स को, चाहे वो किसान हैं, हम खासकर पेंशनर्स को, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे और उम्मीद है इस यूनिटी को आगे ले जाते हुए इस हालात में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ लोगों को यूनाइट करके लड़के ही हमें पेंशनर को जो आज तक मिला है वो लड़के मिला है, विज्ञापन से नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें। जो ये 1983 में जो 17 दिसंबर को पेंशनर डे मनाते हैं, जो हमारी पेंशन मिली है किसी ने खैरात में नहीं दी। 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, उसने जजमेंट दी और ये पेंशन एज ए राइट हमारे को मिलता है। ये गवर्नमेंट इस राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीनना चाहती है, पर हम लोग भी इस लड़ाई को इस उम्र में अगर लड़ रहे हैं, लोगों के बीच कॉम्पनसेशन डीए से कर रहे हैं। डीए डीआर से मिल जाता है, डीए सर्विंग एम्प्लॉय को मिलता है, डीआर रिटायरीज को मिलता है, उससे कंपनसेशन हो जाती है टू सम एक्सटेंट। बट क्या ये आप समझते हैं कि जो लीवर ब्यूरो का डिपार्टमेंट शिमला में होता था, जो डीए कैलकुलेशन करता था, वो ठीक करता था? चलो वो एक दूसरी बात है, पर हमारी कंपनसेशन तो हो रही है। पर उन लोगों का आप सोचो ना, आप जो गांव में रहता है, जो पेंशनर नहीं है, उनको कहाँ खपत हो रही है? महंगाई कहाँ जा रही है? अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है? पटवारी के बारे में आवेदन हुआ हिमाचल में, 70,000 लोगों ने अप्लाई किया। हिमाचल स्टेट कितना है? छोटा सा स्टेट है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है? मैं एक चीज़ जानता हूँ और आप इस चीज़ को खास करके नोट करें, हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जो जनरेशन है शायद वो कुछ एक्सटेंट तक चल पड़े, जो उनकी जनरेशन आएगी ना, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क करते हैं? नहीं करते। करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। सरकारें ना महंगाई पे बात करेगी, ना एम्प्लॉयमेंट पे बात करेगी। आज जब मैं पढ़ता था, मैंने बीएससी ग्रेजुएशन की है, उस टाइम 60 लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते थे। 60 लोग डॉक्टर बनते थे और उसको देखते थे कि डॉक्टर और इंजीनियर बन रहा है, सिर से पाँव तक देखते थे, यह कितना इंटेलिजेंट आदमी होगा। आज हिमाचल जैसी स्टेट में 700 डॉक्टर निकल रहे हैं। खपत कितनी हो रही है? नहीं हो रही। वो नहीं होगी। डॉक्टर ये होड़ है। इंजीनियर घरों में मिल रहे हैं आपको, अनएम्प्लॉयड मिल रहे हैं। एजी ऑफिस से मैंने नौकरी की है, वहाँ एमटीएस ग्रुप डी जो पोस्ट होती है, एमटीएस जो है बीटेक इंजीनियर आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का तो यह हाल है।